Hello and welcome to History Through Question. टुडेज टॉपिक ये जो है ब्रिटिश रिलेशंस विद एंड सब्जुगेशंस ऑफ द प्रिंसिपल इंडियन पावर्स। ये कंटिन्यूशन है लास्ट टॉपिक का, दैट इज एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि काफ़ी रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ जब वुदिया डायनेस्टी थी, ठीक है ना, अंडर चिक्का राजा फर्स्ट, उसके बाद वो डिजरे रूलर हो गए थे और बेसिकली देवराज और ननराज जो टू ब्रदर्स थे वो डिफैक्टो रूलर्स हो गए थे। दैट इज जो रियल पावर थी वो एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन इनकी एग्जैक्टली पोजीशन थी क्या? तो अगर हम देखें तो देवराज जो थे ये थे आपके कमांडर इन चीफ। ये थे आपके कमांडर इन चीफ। नेक्स्ट थे आपके नंजा राजा, ये थे आपके कंट्रोलर ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस। रेवेन्यू एंड फाइनेंस, तो दोनों एक की स्ट्रेटेजिक पोजीशन होल्ड करते थे आपके एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, नाउ फिर हम देखते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर एंग्लो मैसूर वॉर। तो इसमें अगर हम देखें जो मेंबर्स थे ना ऑफ टीपू फैमिली वर इंटर्न एट वेलोर, उनको वेलोर भेज दिया गया था, ठीक है। और जो इंग्लिश थे फिर उन्होंने एनेक्स कर लिया था केनरा, कोयम्बटूर। ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की वार हो रही है, दैट इज द लास्ट। उसके बाद व्यानद, धरपुरम और बिसाइड्स द एंटायर सी कोस्ट जो था मैसूर का। तो ये सारा का सारा अंडर हो गया था आपके कंपनी के, ठीक है ना। नाउ सम टेरिटरीज जो थी वो दे दी गई थी आपके निज़ाम को, ठीक है ना, कि उनको एज एन क्या दे दिया गया था, एज अ गिफ्ट, और बेसिकली आफ्टर सक्सेस के बाद उनको शेयर दे दिया गया था, सम टेरिटरीज दे दी गई थी निज़ाम को। उसके बाद क्या किया गया था कि जब ये सारा का सारा टीपूज का पूरा तरीके से एंड हो गया, तो अ बॉय ऑफ अर्लियर मैसूर हिंदू रॉयल फैमिली जो कि था वुद्यार डायनेस्टी जो थी, उसमें से एक छोटे बच्चे को इंस्टॉल किया गया था ऑन द गद्दी ऑफ मैसूर, ठीक है। दैट इज द जो विद्या डायनेस्टी थी उसको फिर से गद्दी पे बैठाया गया था ऑफ मैसूर के, ठीक है ना। और इस टाइम जो ये बॉय था इसका नाम था कृष्ण राजा थर्ड, ठीक है। और उसके बाद फिर सब्सिडियरी अलायंस इंपोज किया गया था ऑन मैसूर पे, ठीक है ना। 1831 में हम देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया था आपका मैसूर का। और क्या ग्राउंड बनाया था इन्होंने? ग्राउंड बनाया था आपका मिस गवर्नेंस, की गवर्नेंस सही से नहीं हो पा रही है मैसूर की, तो इसको हम अपने कंट्रोल में लेते हैं, ठीक है ना। नाउ 1881 में जब लॉर्ड रिपन आए तब उन्होंने रीस्टोर किया ये जो किंगडम था, दैट इज अ मैसूर का जो किंगडम था, टू इट्स रूलर को, ठीक है ना। तो 1831 में विलियम बेंटिक ने क्या लिया, कंट्रोल कर लिया था ऑन द टेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, और 1881 में फाइनली लॉर्ड रिपन ने रीस्टोर किया था किंगडम्स टू इट्स ओरिजिनल रूलर्स, ठीक है ना। नाउ एक चीज
जो हम देखते हैं कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से लेकर जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसके बीच में टाइम पीरियड है, दैट इज 1792 का 1799। बेसिकली टाइम पीरियड क्यों इतना लिया गया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को होने में, क्यों जल्दी नहीं हुआ गया था, ठीक है ना। तो इसके क्या रीजंस थे? इट इज़ बिकॉज जो टीपू चाहते थे कि वो रिकूप कर पाएँ और वो रिकवर कर पाएँ अपनी लॉस्ट टेरिटरीज। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिकवर, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड टीपू ये भी चाहते थे कि ये जो टाइम पीरियड था इसमें फुलफिल्ड हो पाए सारी की सारी टर्म्स, और किसकी टर्म्स? दैट इज द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ रंगापट्टनम, जो कि साइन की गई थी बाय थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है ना। एंड बेसिकली गेट हिज सन रिलीज, जो भी उनके जो सन थे एज एन एश्योरेंस के लिए ब्रिटिश ने रखा था उनको हॉस्टेजेस, वो भी उनको छुड़ाने थे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें 1796 में क्या हुआ, 1796 में हुआ था जो हिंदू रूलर थे आपके जो वुदिया डायनेस्टी के, वो आपके डाइड हो गए थे। हिंदू रूलर आपके वुदिया डायनेस्टी के वो डाइड हो गए थे, ठीक है ना, वो मर गए थे। और फिर टीपू रिफ्यूज टू प्लेस वुदियार्स माइनर सन्स ऑन द थ्रोन, और टीपू ने आपके रिफ्यूज कर दिया था कि जो इनका माइनर सन है वो गद्दी पे नहीं बैठेगा मैसूर की ऑन द थ्रोन, और बेसिकली डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान। तो टीपू ने अपने आप को एज सुल्तान ऑफ मैसूर कब डिक्लेयर किया था, इन विच ईयर? ऑल्दो इट्स क्वाइट सॉरी आपका factual informations, but it is quite relevant from exam point of view, so do remember this date, that is 1796 में टीपू ने अपने आप को क्या किया था, डिक्लेयर किया था सुल्तान। और क्यों किया था? इट इज बिकॉज हिंदू रूलर ऑफ वुदिया डायनेस्टी डाइड हो गए थे और उन्हें रिफ्यूज कर दिया था, बेसिकली टीपू ने ही रिफ्यूज किया था कि उनके जो माइनर सर थे उनको गद्दी ऑफ मैसूर पे बैठाने के लिए, ठीक है ना। ये इतना हो गया एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीपू सुल्तान, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीपू सुल्तान, ठीक है ना। नाउ फर्स्ट हम देखें कि उस टाइम जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था और जो गवर्नमेंट का सिस्टम था वो किस तरीके का था, वो था आपका डेस्पोटिज्म। और अंडर टीपू भी ये क्वाइट डिफरेंट नहीं था, सेम ही था। नाउ डेस्पोटिज्म अगर हम कहते हैं तो इसको सिंपली कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? सर हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें सिविल, पॉलिटिकल एंड जो मिलिट्री अथॉरिटी है वो किसके हैंड में है? सर वो सिंगल रूलर के हैंड में है। और इस हमारे यहाँ इस टाइम जो हम देख रहे हैं दैट इज द टीपू, टीपू उसको मैनेज करेगा, ठीक है ना। नॉट ओनली दिस, जो फॉरेन मिनिस्टर्स है और फॉरेन जो मिनिस्ट्रीज हैं वो भी कौन देखेंगे? टीपू। ही इज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ, वही कमांडर इन चीफ है। और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी कौन है? आपके टीपू सुल्तान, ठीक है ना, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है। देयर वॉज नो कॉन्स्टिट्यूशनल चेक, नाउ व्हाट डज दिस मीन नो कॉन्स्टिट्यूशनल चेक? सर इन द सेंस दैट कि हो सकता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसने ऑथराइज करी हो कि किंग को कि आपको ये पावर एक्सरसाइज करनी है, बट देयर इज नो सच ऑफ अरेंजमेंट इन केस ऑफ डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म में कंप्लीटली लाई करता है रूलर के ऊपर कि वो कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है, सारी की सारी राउंड करती हैं, रिवॉल्व करती हैं अराउंड दी रूलर। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेक नहीं था, ठीक है ना। बट एट द सेम टाइम्स इट मस्ट बी क्लियरली विजिबल दैट जो टीपू थे इट वॉज नॉट एन इररिस्पॉन्सिबल डिस्पोट। तो बेसिकली वो क्या थे? नॉट इररिस्पॉन्सिबल डिस्पॉट। और ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है और ये क्वाइट एविडेंट भी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच, कि जो अपने सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी वेलफेयर ओरिएंटेड रहते थे, ठीक है ना। ये तो हो गया, हमने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसा था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे आपके नंबर ऑफ चेंजेस, काफ़ी नंबर ऑफ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है ना। एज पर दी H.Well, he was, that is, Tipu was the first Indian sovereign, फर्स्ट इंडियन सॉवरेन है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया था वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स को इंप्लीमेंट किया था, ठीक है ना। अगर हम देखें एक एग्जाम्पल लेके, तो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते थे। डिपार्टमेंट में सबसे पहले कौन होता था? सबसे पहले होते थे आपके चीफ, उसके बाद असिस्टेंट सबऑर्डिनेट्स होते थे, उसके बाद बेसिकली इसमें जो डिसीजन होते थे आपके, ये डिसीजन ऐसे नहीं होते थे बट एक प्रॉपर डिस्कशन के थ्रू होते थे, प्रॉपर डिस्कस किया जाता था, कोई भी रिलेटेड मैटर है उसके बाद डिसीजन लिए जाते थे। एट द सेम टाइम्स राइट टू डिसेंट भी था कि आप अपोज भी कर सकते हो, आप मना भी कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो डिसीजन लिए जाते थे वो लिए जाते थे आपकी मेजॉरिटी ऑफ वोट से, मेजॉरिटी ऑफ वोट से आपको डिसीजंस लिए जाते थे। अच्छा, देयर इज नो सच ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस नहीं थी, और हमने ये देख भी चुके हैं कि डेस्पोटिज्म में सारी की सारी पावर किस पे वेस्ट करती थी? दैट इज अ रूलर, और वो उस टाइम कौन थे? दैट इज अ टीपू सुल्तान। और एट दैट टाइम 7 प्रिंसिपल डिपार्टमेंट्स थे, 7 प्रिंसिपल डिपार्टमेंट्स थे इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये लाई करते हैं आपके रेवेन्यू, मिलिट्री, कॉमर्स, मरीन, ट्रेजरी एंड मिंट। दीज आर द 7 प्रिंसिपल डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना। अब देख लेते हैं ये तो क्या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रोविंशियल एंड आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इसमें भी जो टीपूज का जो किंगडम था, इट वाज, पहले उसमें 7 प्रोविंसेस थे, 7 प्रोविंसेस थे, और 7 प्रोविंसेस कैसे डिवाइड थे? डिस्ट्रिक्ट्स में, और उसके बाद वो फिर विलेजेस। इन 7 प्रोविंस को फर्दर उसके बाद थोड़े लेटर एक्सटेंड किया गया था और उसको 17 कर दिए गए थे फॉर द बेटर इफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है ना। प्रोविंशियल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे तो 2 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स का नेम आता है, ठीक है ना, और बेसिकली पोस्ट आती है। फर्स्ट है असफ, ये हो जाएंगे आपके सिविल गवर्नर, और दूसरा आ जाएगा आपका फौजदार, ये आ जाएंगे आपके मिलिट्री गवर्नर, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन में, हम देख लेते हैं जरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू। तो टीपू ने क्या किया था? जो ओल्ड सिस्टम चलता आ रहा था उसी को कंटिन्यू किया था, ओल्ड सिस्टम कंटिन्यूड। एट द सेम टाइम्स इसको और इफिशिएंट बनाया था, ठीक है ना, और बेसिकली इसमें ऐड की थी फर्दर इफिशिएंसी, उसमें काफ़ी मेजर्स लेके, ठीक है ना। अच्छा, टीपू ने एस्टैब्लिश किया था डायरेक्ट रिलेशनशिप, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कल्टीवेटर, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी, ठीक है ना। और ये क्या क्यों था? इट इज बिकॉज टू डिस्करेज आपका जागीरदारी सिस्टम को डिस्करेज करने के लिए इन्होंने आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप स्टार्ट किया बिटवीन द गवर्नमेंट एंड कल्टीवेटर। मिडिल मैन को आपको इनको हटा दिया, बिकॉज मिडिल मैन क्या करते थे? दोनों तरफ से काफ़ी एक्सप्लॉइट करते थे रेवेन्यू रिसोर्सेज, और अल्टीमेटली जो पीजर्स होते थे, जो कल्टीवेटर्स होते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता था। तो इसलिए कि गवर्नमेंट और कल्टीवेटर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, जितना गवर्नमेंट बताएगी वो उतना उनको पे करना होगा, और जो लेफ्ट ओवर है वो सारा का सारा कल्टीवेटर का, ठीक है ना। नेक्स्ट इज उन्होंने क्या किया था? रिजम कर दिया गया था, और बेसिकली रिजम्पशन किया था ऑफ अनऑथराइज्ड इनाम लैंड, ठीक है ना, इनाम। अब ये इनाम लैंड क्या होता है? बेसिकली इनाम लैंड वो होता है दैट इज द रेंट फ्री लैंड, इसका भी रिजम्प कर दिया गया था उन्होंने। नेक्स्ट है आपका कन्फिस्केशन
कॉन्फिस्केशन ऑफ द हेरिडिटरी लैंड राइट्स के जो हेरिडिटरी आपके जो थे उसका भी कन्फिस्केट कर दिया गया था। किससे किया गया था? ये किया गया था बाय पॉलीगार्स। उनके पास जो हेरिडिटरी लैंड का जो था राइट्स थे उसको कन्फिस्केट कर दिया गया था, और बेसिकली इनको हम जमींदार्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब लैंड रेवेन्यू था क्या, कितना था? लैंड रेवेन्यू का जो डिमांड था ये यूजली 1/3 से लेकर 1.5 होता था, ठीक है ना। लेकिन ये भी बेसिकली प्रॉपर डिपेंड करता था कि किस एरिया में किस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इज जो फर्टिलिटी है, कि वहाँ की फर्टिलिटी कितनी है, और बेसिकली कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ कितनी अवेलेबल हैं। अगर गवर्नमेंट उस एरियाज़ में अपनी तरीके से इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं और वहाँ की फर्टिलिटी भी अच्छी है, तो हो सकता है कि 50% लैंड रेवेन्यू हो, अदरवाइज 1/3 से आपका हाफ के बीच में ही ये लैंड रेवेन्यू रहता था, आफ्टर असेसिंग प्रॉपर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑन द वन हैंड एंड द इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द आपका स्टेट, ठीक है ना। ये हो गया लैंड रेवेन्यू हो गया। नाउ लेट्स सी द ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स। सर अंडर टीपू उन्होंने प्रमोट किया था आपका बोथ फॉरेन एंड इनलैंड ट्रेड, ठीक है ना। और बेसिकली ये जो आपका था ट्रेड एंड कॉमर्स पे ज़्यादा कंट्रोल बनाने के लिए इन्होंने इम्पोज किया था कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा मोस्ट ऑफ दी जो भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना। ये ट्रेड करते थे पर्शियन गल्फ से भी, रेड सी से भी, ठीक है ना। और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था दैट इज कि गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेगी आपका ट्रेड एंड कॉमर्स में इन सम कमोडिटीज, बट हाँ मोनोपोली रहेगी, ठीक है ना। इन दी वर्ड्स ऑफ अशोक सेन, इनका जो एम था दैट इज द गवर्नमेंट के कंट्रोल करने का और गवर्नमेंट की मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का क्या एम था? इट इज मेकिंग द गवर्नमेंट the chief merchant of his dominions and the traders was to enrich, वो एनरिच करना चाहते थे अपनी ट्रेजरी। इट इज़ बिकॉज उनको ये क्लियरली विजिबल था अनलेस एंड अनटिल जब तक आपकी ट्रेजरी प्रॉपर तरीके से आपके फेवर में नहीं हो पाएगी तब तक आप वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज़ और जो स्टेट ऑफ अफेयर्स चल रहे थे उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये नीड ऑफ द आवर था कि कैसे आप अपनी ट्रेजरी को मेंटेन करेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट को मोनोपोली बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी करना ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स पे, ठीक है ना। तो इन सिंपली वर्ड्स में अशोक सेन के ये मीन्स निकलता है। लास्ट आ जाता है आपका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, बट एट द सेम टाइम्स इट मस्ट बी क्लियरली विजिबल दैट ये जो मिलिट्री थी ना इट्स एन रिजल्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, और वो सर्कमस्टांसेस जो उस टाइम के ग्राउंड रियलिटीज चल रही थी स्टेट ऑफ अफेयर्स में, तो वो कंपेल करते थे और उन्होंने कंपेल किया था टीपू को टू मेंटेन और मैसूर को टू मेंटेन प्रॉपर इफिशिएंट मिलिट्री फोर्स की। आपकी एक इफिशिएंट मिलिट्री फोर्स होनी चाहिए, तभी आप जो भी रिलेटेड इवेंट्स चल रहे हैं और जो भी ग्राउंड सिचुएशन है उसको आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना।
और यही रीज़न था, अगर हम देखें मैसूर की जो इन्फेंट्री थी वो बेस्ड थी आपके यूरोपियन मॉडल पे, ठीक है ना। दूसरा आपका इन्होंने एम्प्लॉय भी किए थे वेरियस फ्रेंच ऑफिसर्स, बिकॉज इनको लगता था कि फ्रेंच, हमने अर्लियर लेक्चर में देखा हुआ है कि फ्रेंच काफ़ी एक ऐसा है जो इनकी मिलिट्री को हेल्प और मिलिट्री को प्रोवाइड, जितनी भी इनकी डिमांड्स है वो फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने ये भी एम्फसाइज किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ नेवल फोर्सेस, बिकॉज इंग्लिश की नेवल फोर्सेस काफ़ी स्ट्रांग हैं, तो उनको लगता था कि हमारे कोस्ट जो है और बेसिकली इनको ऑन वाटर में भी करने के लिए हमें एक प्रॉपर इफिशिएंट नेवल फोर्स भी चाहिए होगी। नाउ ये कंप्लीट हो गया। अब बस एक लास्ट इंफॉर्मेशन है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें आ जाएंगे आपके VWCW, ठीक है ना, और इसको आप HP कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये है क्या, लुक, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जिस गवर्नर के अंडर में हुई, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड और फोर्थ। अब ये माइट भी, मुझे इतना पता नहीं है कि क्वेश्चन आ चुका है, बट इट माइट बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, अगर आ गया ना तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा, दैट इज वाई इसको अभी यहीं देख लो, ठीक है ना। तो जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तो उस टाइम जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो थे आपके वर्सेलेट, ठीक है ना। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ था तो यहाँ पे थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तो थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, और जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तो थे आपके लॉर्ड वेलेस्ली। विद दिस वी कंप्लीटली एंड एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट। इसमें हमने देख लिया एडमिनिस्ट्रेशन, देख लिया कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी देख ली, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देख ली। अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे दैट इज एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, ठीक है ना, और बेसिकली सिंध जो भी बचा हुआ है रिमेनिंग पोर्शन वो हम देखेंगे, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।